नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर। आपको बताते चलें कि शहर और गांव के अंदर शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रहा है, इसी पर जानकारी आपके सामने रखेंगे और आपको दिखाएंगे कि आंकड़ा यहां पर क्या कुछ कहता है। तो सबसे पहले आपको ये बताते चले कि गाँव के अंदर सरप्लस टीचर्स जो है वो बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ शहरों की बात करें तो ज्यादातर टीचर्स की तादाद यहाँ पर देखी जा रही है। गाँव के अंदर बच्चों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, जहां पर बताया गया है कि हर 10 बच्चों पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए अब आपको आंकड़ा दिखा देते हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से शिक्षा विभाग जो है वो काम कर रहा है। आपको बताते चले कि गांव के अंदर जिस तरह से टीचरों की कमी है, कई तरह के सवालिया निशान उठ रहे हैं और शहर के अंदर हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें, हाई स्कूल्स की बात करें तो वहां पर कई ऐसे टीचर्स हैं जो कई सालों से तैनात हैं और अभी तक उनकी ट्रांसफर नहीं की गई है। तो उसके साथ साथ शहर के हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल में 7 पद यहां स्वीकृत हैं, लेकिन 15 तैनात किए गए हैं, जहां पर पोस्टेज 7 हैं लेकिन 15 रखे गए हैं, यानी कि डबल टीचर्स की तादाद वहां पर है। बड़े औद्योगिक और साथ ही साथ अधिकारियों की अगर हम बात करें, रिश्तेदारों की यहाँ पर बात करें तो उनके लिंक्स बताए जा रहे हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं वो कई कई सालों से शहरों के अंदर ही बैठकर अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। और जिला मुख्यालय के अंदर भी स्कूलों और शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो काम कर रहे हैं। तो कई तरह के इस तरह सवाल जरूर उठते हैं। अब आप समझ लीजिए कि जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें, पूरे जम्मू संभाग के अंदर 2000 टीचरों की तादाद बताई गई है और जिसमें सिर्फ और सिर्फ जिला जम्मू के अंदर 600 टीचर्स बताए जा रहे हैं। तो इसलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि टीचर्स जो हैं वो सरप्लस हो चुके हैं और टीचर्स की संख्या को यहाँ पर कम कर कर गाँव की तरफ रुख कराने की जरूरत है। और उस बीच में शिक्षा विभाग की तरफ से जो सूत्र हैं वो क्या कुछ बताते हैं वो समझ लीजिए। क्योंकि अगर हम देखें गाँव के अंदर, तो गाँव के अंदर प्राइमरी स्कूल में 2-2 टीचरों की तादाद है। शहर की बात करें तो 5 से 6 टीचर वहाँ पर तैनात हैं। तो मिडिल स्कूल के अंदर 4 से 7 हैं और 5 से 10 यहाँ पर तादाद बताई जा रही है। लेकिन हाई सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो 8 से 9 है और 10 से 15 की तादाद है। तो इस तरह से हाई सेकेंडरी के अंदर 15 टीचर अगर तैनात हैं तो कई तरह के सवाल जरूर उठते हैं कि गांव देहात के इलाकों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर बच्चों को सुविधा देने की जरूरत है। क्योंकि आप देखिए, मूलभूत सुविधाएं देने की बात तो कही जाती है, लेकिन उस पर कितना अमल होता है ये बड़ा सवाल अब बन गया है। उस बीच में अगर हम यहाँ देखें कि पहले चरण में जो कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया था कि हर महीने बच्चों के प्रदर्शन को लेकर आंकलन यहाँ पर किया जाएगा, बच्चों के प्रदर्शन को चेक किया जाएगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वाकई में यहाँ पर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसमें आपने देखा था कि पहले चरण में 21,000 स्कूलों को रखा गया था, जिसमें बच्चों का प्रशिक्षण किया गया था और 10 बच्चों पर एक टीचर जो है वो तैनात करने की बात कही गई थी। और उसके साथ साथ एलजी ने यहाँ पर आप देखिए नवंबर 2022 में इस पे कदम भी उठाया है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर कि 5 से 6 सालों में किस तरह से सरप्लस टीचर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखे जा रहे हैं। तो उसी के साथ जिला शिक्षा अधिकारी, जोनल शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी शिक्षक यहाँ पर कम है। उसके बाद आपको ये बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर केरल के नदकावू मॉडल पर काम करने की बात कही गई थी कि नदकावू मॉडल पर यहाँ पर काम होगा, जो कि 1200 से भी ज़्यादा स्कूलों के नाम यहाँ पर सामने रखे गए थे। 1200 से भी ज़्यादा स्कूलों को देखा गया था जिसने अपनाया था। यहाँ पर स्कूलों में शिक्षा जो है वो शुरू होगी 10 वर्षों के अंदर ही। इस मॉडल को पूरी तरह से तैयार किया जाना है, लेकिन नदकावल जो मॉडल है उस पर अब किस तरह से काम होगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि नदकावू मॉडल को लेकर बात तो कही गई है कि इसे अपनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर में इसे हर स्कूल के अंदर लगाया जाएगा, लेकिन काम किस तरह से होगा ये बड़ी बात है। क्योंकि 2007 में फाउंडेशन की स्थापना जरूर हुई है, 13 में यहाँ पर आपने देखा कि कोझिकोड जिले के अंदर ही इस पर काम किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठ रहे हैं कि आज भी शिक्षा विभाग के अंदर काम करने की जरूरत है। क्योंकि रामबन आप चले जाइए, जिला डोडा आप चले जाइए, किश्तवाड़ आप चले जाइए, जिला उधमपुर के दूरदराज के इलाकों में आप देख लीजिए, उसके बाद पुंछ राजौरी की तरफ अगर आप नजर गड़ाएं। और कल ही हाल ही में एक खबर यहाँ पर चलाई गई थी बफलियाज के अंदर, जहां पर झज्जर हालत में बिल्डिंग थी और बच्चों की तादाद कम से कम 40 थी पढ़ने के लिए और सिर्फ वहां पर 4 टीचर तैनात थे। तो इस तरह से आप देखिए सवालिया निशान जरूर उठते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग को अभी भी और काम करने की जरूरत है।
शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की शुरुआत करना चाहेंगे देश भर की जनसंख्या के साथ। और देश की जनसंख्या की बात करते हैं तो जिस तरह से लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसके आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें कि चीन को पछाड़ कर जो है भारत जो है अव्वल नंबर पर आ चुका है। और भारत की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। और इसका अब फायदा और नुकसान क्या होने वाला है, ये बेहद अहम जानने की जरूरत है। इसको लेकर कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि भारत की आबादी की बात करते हैं तो इस समय चीन को पछाड़ कर नंबर 1 पर जो है वो पहुंच चुकी है। और भारत की जनसंख्या को लेकर धर्म संकट जो है वो शुरू हो चुका है। और धर्म संकट की बात करते हैं तो राजनीतिक विश्लेषक जो हैं या राजनीतिक नेता जो हैं वो अब इस पर कई सारे सवाल जो है वो खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर को भी लेकर जो है लगातार अब सियासतदान जो है इस पर आवाज उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि जनसंख्या को लेकर जो है एक कानून बनना चाहिए। मगर बेहद अहम यहाँ पर यह है कि यहाँ जो है यहाँ की सरकारों की बात करें या भारत की सरकार की बात करते हैं तो विपक्ष इस पर कई बार सवाल उठा चुका है। मगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो उनका साफ ऐलान है कि भारत की जनसंख्या को लेकर जो है एक सख्त कानून बनना चाहिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं। तो उनका तमाम कहना है कि इन जनसंख्या को जो है रोक लगानी चाहिए, चाहे वो बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है या फिर हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है। तो आप पिछले कुछ पहले की याद करते हैं तो आपको आंकड़ा दिखा दे कि लगभग जिसमें 8 से 10 बच्चे जो है हर घर के अंदर जन्मे जाते थे। मगर अब उस जनसंख्या पर रोक लगाने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2050 की बात करते हैं तो 2050 के आंकड़ों के मुताबिक जो है 2050 के अंदर भारत की जनसंख्या जो है लगभग 170 के करीब जो है वो पहुंचती हुई नजर आएगी, 170 करोड़ के करीब जो है वो पहुंचते हुए नजर आएगी। मगर अब जो यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन की तरफ से कहा गया है कि जून 2023 में भारत की आबादी ने जो है वो चीन को बिछाड़ा है। और वहीं पर लगभग जो है इस आंकड़े के मुताबिक आपको बता दें कि 142 करोड़ और 86 लाख जो है वो जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो इसके साथ साथ जिस तरह से फायदों की हम बात करते हैं, नुकसान की बात करते हैं, तो अब नुकसान की तरफ बढ़ते हैं। नुकसान के अंदर बेहद क्या कुछ रहने वाला है। नुकसान की बात करते हैं तो नुकसान जो है वो काफ़ी होने वाला है। अगर जनसंख्या के अंदर वृद्धि होती है, अगर इसमें इजाफा होता है तो जनसंख्या के कारण जो है चाहे वो बिजली है, पानी है, अस्पताल है, उनमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो आबादी भी स्वाभाविक बात है कि इसमें बढ़ेगी। अगर भारत की जनसंख्या बढ़ती है, और ये भी एक संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो है एक रिपोर्ट जो है वो साझा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि भारत की 2050 के अंदर जो है सबसे ज़्यादा, आपको बता दें कि बेहद चौंकाने वाली खबर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि भारत के अंदर मुस्लिम आबादी 2050 में सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलेगी। मगर अभी आपको जो बड़ी जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें जून का आंकड़ा दर्ज किया गया है, जिसमें लगभग 142 करोड़ 86 लाख के करीब जो है ये जनसंख्या पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं कारण यहां पर यह बनता हुआ नजर आ रहा है कि भारत के अंदर जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर किस तरह के रोक लगाए जाए और इसके अब नुकसान क्या होने वाला है। जिस तरह मैंने शुरुआत में बात की, अस्पताल की, पानी की किल्लत हो जाएगी और इसके साथ साथ कई सारी और भी समस्याएं जो है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगी। उदाहरण तौर पर मैंने आपको बता दिया है कि जिसमें सबसे पहले अस्पताल का उदाहरण दिया है कि अगर मरीज बढ़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ते हैं, मरीज जो वहाँ पर पहुँचते हैं, तो अस्पताल में सबसे पहले डॉक्टर होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और डॉक्टर से पहले अस्पताल का होना ज़रूरी है और अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा बेहतर मिलने की ज़रूरत है। अगर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी तो भारत की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आने वाले समय में आपको राहत जो है वो नहीं मिल सकती है। मगर चीन को तो पिछाड़ कर भारत आगे पहुँचा है, तो कहीं ना कहीं इस जनसंख्या को लेकर अब धर्म संकट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है और भारत सरकार को इस पर कहीं ना कहीं कोई सख्त कानून जो है वो जरूर बनाना चाहिए, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज जो हैं वो साफ तौर पर बयान देते हुए नजर आते हैं। और इसके साथ साथ भाजपा की तरफ से तो लगातार इस पर कानून बनाने की बात की जा रही है। हालांकि इसको लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी लाने की बिल की बात की जा रही थी, मगर अब ये देखना होगा कि इस जनसंख्या को लेकर जो रोक और जो रिपोर्ट साझा हो रही हैं उन पर आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अगली खबर की तरफ आपको रूबरू करवाया जाएगा। और अगली खबर जो है वो खेल के जगत से है और खेल के अंदर इस समय क्या कुछ चल रहा है इसको लेकर आपको अवगत करवाएंगे हमारे सहयोगी, हमारे साथी आपको साहिल केरनी इसके साथ रूबरू करवाएंगे।
क्रिकेट की कुछ खास खबरों से, जिस तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान है उन्होंने एक इतिहास रच दिया है और वो इतिहास के बारे में हम आपको बताएंगे कि जिस तरह विजडन क्रिकेट की जो एक रखा जाता है कि रैंकिंग रखी जाती है, विजडन क्रिकेटर में 5 श्रेष्ठ खिलाड़ियों में अपना नाम जो है हरमनप्रीत कौर ने जो है वो दर्ज करवाया है और ये विजडन क्रिकेटर चुने जाने वाले 5 क्रिकेटरों में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं। उनके अलावा न्यूजीलैंड के टॉम ब्लेंडेल, डेरिल मिचेल के साथ इंग्लैंड के बेन फोकस और मैथ्यू पॉट्स को चुना गया है और विजडन की 1899 से ये परंपरा रही है कि हर वर्ष ये सूची जारी करता है और इसमें हरमनप्रीत कौर ने इस साल जो है अपना नाम जो है दर्ज करवाया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास जो है वो हरमनप्रीत कौर ने अपने नाम दर्ज किया है। बेहतरीन क्रिकेटर हैं और बड़ी ही अच्छी तरह से अपनी परफॉर्मेंस देती हुई नज़र आती हैं। हाल ही में वुमेंस प्रीमियर लीग हुई थी जिसमें भी ये फाइनल में पहुंची थी और हरमनप्रीत कौर जो है ये उनकी ही टीम जो है वो विजयी हुई थी ये पहला कप, और गुजरात टाइटंस जो है उन्होंने जीता था ये कप। और जिसमें हम ये भी बता दें कि हरमनप्रीत कौर ने पिछले साल कैंटबरी में 111 गेंदों में 143 रन की पारी खेली थी, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने इंग्लैंड की धरती पर 1999 के बाद पहली जीत जो है अपनी दर्ज की थी और ये सीरीज़ भी अपने नाम की थी। और इसके अलावा हरमनप्रीत कौर कप्तानी में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता था, जिसकी वजह ये सब कुछ उसकी सब परफॉर्मेंस देखने के बाद जो है उनको इस वेस्टर्न क्रिकेटर में शामिल किया गया है। और इसके बाद जो खिलाड़ी हैं जो इंटरनेशनल 50 ओवर्स एंड 20 ओवर्स मेंस में रहे हैं, उसमें इसके अलावा इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को पुरुष खिलाड़ियों में साल 2022-23 के लिए दुनिया का सबसे शानदार क्रिकेटर चुना गया है। और स्टोक्स ने इंग्लैंड को 10 में से 9 टेस्ट जिताए थे, जिसकी वजह से उनकी बेहतर परफॉर्मेंस रही थी, वो कप्तान थे। और उसके बाद जो है उनको जो है इस वेस्टर्न क्रिकेटर में शामिल किया गया है। उसके अलावा जो खिलाड़ी हैं, और T20 की बात करें हम, T20 में जो है वेस्टर्न क्रिकेटर में शामिल किया गया है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वजह से उनको शामिल किया गया। और इसमें बता दें कि पिछले साल सूर्य कुमार ने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाए थे। उन्होंने ये रन 187.43 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे और इस दौरान उन्होंने 2 शतक, एक इंग्लैंड में नॉटिंघम में और दूसरा न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मनगनुगई में बनाया था। और ये मध्य क्रम के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। हालांकि आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट जब 50 ओवर्स का चल रहा था तो ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी इंडिया, और जब वो मैचेस खेले गए तो उसमें भी वो 3 डक, ये तो एक रिकॉर्ड था उनका, 3 डक जो है वो 3 डक पे आउट हुए थे सूर्य कुमार यादव का। हालांकि परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। अब बात करते हैं आज के आईपीएल मैचेस की। कल का मैच तो आपने देखा ही होगा सबने, किस तरह से राजस्थान रॉयल्स जो हारी है और लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है। और ये मैच जो था ये जयपुर में खेला जा रहा था आज, और कल और राजस्थान रॉयल्स जो है अपने ही घर पे उनको शिकस्त मिली थी लखनऊ की तरफ से, क्योंकि ये एक बॉलिंग ट्रैक था। वैसे आज के मैच 2 मैचेस हैं आज, और एक मैच मोहाली में खेला जाएगा, वो भी दिन में खेला जाएगा। और पहला मैच जो है पंजाब के आरसीबी के साथ है। और इस मैच में जो खास बात यही रहेगी, बैट्समैन का परफॉर्मेंस अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विकेट मुश्किल होगा बैट्समैन के लिए। बॉलर्स यहाँ पे आज फिर कारगर साबित होंगे, क्योंकि बॉलिंग अगर हम बात करें स्पिन की, स्पिन यहाँ पे अच्छी होगी और जो मीडियम पेसर हैं वो अपना यहाँ पे दमखम दिखा सकते हैं, क्योंकि दिन का मैच है और तेज़ धूप रहेगी और जो पिच है उसमें क्रैक्स आएंगे। और मोहाली की पिच वैसे भी ज़्यादा स्कोर के लिए जानी नहीं जाती है। और इनकी जो बैटिंग जो पहले करेगा, जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग ही करेगा, वो चेज़ के लिए ही जाएगा, वो बैटिंग के लिए नहीं जाएगा। और जो शाम का मैच है वो केकेआर का मैच है दिल्ली के साथ। दिल्ली 5 मैच खेली है अभी तक, 5 के 5 में उनको शिकस्त मिली है। दिल्ली अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में चल रही है। और ये बात देखनी पड़ेगी, केकेआर जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि सुभाष शर्मा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वेंकटेश अय्यर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे हमेशा टीम में शामिल होते हैं और वो बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। और जिस तरह हम बात करें कि शाम के मैच में भी दिल्ली में खेला जाएगा, और ये पहले आप मैं बता दूँ अरुण जेटली स्टेडियम है जहाँ पर ये मैच खेला जाएगा। और वहाँ पर भी जो बैटिंग जो है इतनी कारगर साबित नहीं होगी। वहाँ पर भी बॉलर्स ही अपना दमखम दिखाएंगे। बॉलिंग पिच है और देखा जाएगा कितना स्कोर जो है दिया जाता है। और यहाँ पर भी जो पहले टॉस जीतेगा, टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करेगा, बैटिंग नहीं करेगा। ये अब देखने वाली बात रहेगी कि शाम को किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। क्या सुभाष शर्मा और रिंकू सिंह तो जिस तरह के बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ ही रहे हैं, तो देखते हैं आज का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम्स में किस तरह का रहेगा। पर ये बात तो रहेगी दिल्ली अपनी पहली जीत की तलाश में। डेविड वार्नर जो है स्कोर कर रहे हैं, पर स्कोर
सिर्फ स्कोर कर रहे हैं। स्ट्राइक रेट उनका 117 के करीब का स्ट्राइक रेट है। उससे T20 में मैचेस जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और बात करें उनके साथ किसी प्लेयर ने दी है, मिचेल मार्श जो थे एक बड़े अहम खिलाड़ी थे दिल्ली कैपिटल्स के लिए, पर मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिली। अभी हाल ही में बिग बैश लीग हुई थी, उसमें बिग बैश लीग में जो है मिचेल मार्श जो है सेकंड टॉप स्कोरर थे। और यहाँ पे देखा जाए जहाँ पे जितने मैचेस हुए हैं मिचेल मार्श में एक भी मैच में परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ एक मैच में परफॉर्म किया था, वो भी 50 नहीं कर पाए थे, कम स्कोर किया था। और ये बात देखने वाली होगी कि मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस वो कैसी रहेगी। हालांकि 2 विकेट्स उन्होंने पिछले मैच में लिए थे, पर विकेट्स पे नहीं है, वो ऑलराउंडर है और बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। और वन डाउन पे आते हैं खेलने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जो है बहुत ही निर्भर करेगी आज के दिल्ली के मैच के लिए। और आज दिल्ली को जीतना ही है। अगर दिल्ली आज का मैच भी हार जाती है तो वो प्लेऑफ्स की दौड़ से बाहर हो जाएगी और 99% चांस है कि वो प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की और अगली खबर जो हमारी सहयोगी तनदीप कौर हम आप तक पहुंचाएंगी। बहुत बहुत साहिल। तो चलिए अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब हम बात करेंगे उस चीज़ को लेकर जिसको लेकर हर एक इंसान कंफ्यूज रहता है और अपनी अपनी राय जो है वो सामने रखता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं खाने के दौरान पानी पीने को, उससे पहले को या फिर उसके बाद। आप क्या करते हैं, आप भी ये जो है ज़रूर सोचिएगा। लेकिन ये आपने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जब आप खाना खा रहे हैं तो उस दौरान आपको पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसके चलते आपके पेट में जो एसिड उसे वीक कर दिया जाता है और वो वीक हो जाता है काफ़ी। इसकी वजह से पानी नहीं पीना चाहिए। आप खाना जो है वो अच्छे तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कारण जो है हर बार बताया जाता है और ये भी कहा जाता है, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने से 30 मिनट पहले आपको पानी पीना चाहिए या फिर खाना खाने के 30 मिनट के बाद पानी पीना चाहिए। इससे जो आपका पेट का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ठीक रहता है और ये आपने भी हर बार सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो इस पर एक साइंटिफिक प्रूफ है वो क्या है, वो क्या कहता है? क्योंकि आप सब वही सुन रहे हैं, वही कर रहे हैं, जो एक तरह से एक बात सामने आती है और सब उसे फॉलो करते हैं। वो बात कहाँ से सामने आई है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। किसी ने कह दिया कि आपको खाने के दौरान पानी नहीं पीना चाहिए तो बहुत बेहतरीन है, खाना खाने से पहले पीना चाहिए तो वो भी बेहतरीन है, बाद में पीना चाहिए तो वो भी बेहतरीन है। यानी कि अगर आप खाना खाने के बीच में पानी पीते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टोमक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप पहले पीते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा और बाद में पीते हैं तो भी आपके स्टोमक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वहीं पर जैसे ही एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि अगर आप खाना खाने से लगभग कोई 30 मिनट पहले पानी पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए, आपके स्टोमक के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप खाना खाने के 30 मिनट के बाद पानी पीते हैं तो भी आपके स्टोमक के लिए ये काफ़ी हद तक ठीक है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए काफ़ी हद तक ठीक है। और इसी दौरान एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा कि अगर खाना खाने के दौरान यानी कि खाना खाने के बीच में साथ खाना खाते हैं, साथ पानी पीते हैं तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब हो सकता है, पेट दर्द जैसी बीमारियां जो है वो आपको रह सकती हैं और भी कुछ हो सकता है। लेकिन वहीं पर जैसे इसके प्रूफ निकालने की कोशिश की गई कि आगे का साइंटिफिक कोई प्रूफ है भी, तो इसका साइंटिफिक प्रूफ अभी तक कहीं पर भी कोई भी सामने नहीं आया है। जी हाँ, अगर आप इन सब बातों को मानते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान जो है वो ज़रूर रखना चाहिए कि अगर आप ये सब बातें सुन रहे हैं तो ये सब प्रूफ कहाँ से आया। क्या ये 30 मिनट पहले पानी पीना बिल्कुल सही बात है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता होगा, लेकिन ये पुख्ता सबूत कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप पहले पानी पीते हैं, बाद में पानी पीते हैं या खाना खाने के बीच में ही पानी पीते हैं तो इस तरह से कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ एक अभी तक कल्पना जो है वो चल रही है, इसके ऊपर कोई भी रिसर्च जो है वो अभी तक नहीं हुई है और सिर्फ एक कहा गया है कि सिर्फ ये जो बातें निकल कर सामने आई हैं ये सिर्फ एक अंदाज़े के तौर पर लगाया गया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपके स्टोमक के लिए होगा। लेकिन जो प्रूफ होना चाहिए, जिस तरह से बाकी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है, हर एक चीज़ पर 60 दिनों तक, 90 दिनों तक रिसर्च चलती है, काफ़ी लोगों को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, लेकिन इस पर अभी तक भी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है। तो इसके लिए साफ तौर पर कहा है कि इसका साइंटिफिक प्रूफ कहीं पर भी नहीं है कि आप खाना खाने के दौरान अगर पानी पीते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होता है या फिर आपको पेट दर्द जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप पहले पीते हैं तो भी जो है पहले पीते हैं तो आप ये ज़रूर कहा गया है कि आपके स्टोमक के लिए बहुत बेहतरीन है, हो सकता है कुछ % तक ठीक भी हो, लेकिन प्रूफ
कहीं पर भी नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप क्या सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हैं या डॉक्टर से सलाह करते हैं? एक बार सलाह किए बिना कोई भी काम जो है वो ना कीजिएगा। तो ये जानकारी जो है आपके समक्ष रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न से कोई आज से नहीं, काफ़ी सालों से चलती आ रही है और हर कोई इन चीज़ों की पाला भी कर रहा है। जो जहाँ से बात सामने आती है हर कोई उस बात को सुनता है और उसी को अपनाने लगता है, लेकिन बिना किसी के सुझाव के। अगर ये डॉक्टर से जुड़ी, उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए, या फिर आपको ये किसी और चीज़ से जो रिलेटेड है तो जो भी आप सुनते हैं आपको उनके एक्सपर्ट से इसके बारे में ज़रूर एक बार पूछना चाहिए। तो चलिए, ये खबर से आपको रूबरू करवाया। उम्मीद करते हैं कि ये खबर जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद जो है वो होगी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि ये हर कोई अपनाता हुआ भी नज़र आता है। इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का, तो इसी के साथ आप आज के इस न्यूज़ रूम में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।